फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिया था पोर वाटर प्रेशर का, उसमें पोर वाटर प्रेशर का कंसेप्ट हमारा पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, उसको इसलिए हमने पार्ट 1 का नाम दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में पोर वाटर प्रेशर के पार्ट 2 को लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है, और पार्ट 2 के बाद कुछ कंसेप्ट इसमें फिर इफेक्टिव स्ट्रेस का भी हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है पोर वाटर प्रेशर पार्ट 2 और इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड। क्लियर? तो देखते हैं पोर वाटर प्रेशर्स में हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारा इफेक्ट हम पढ़ रहे थे पोर वाटर प्रेशर में कि पोर वाटर प्रेशर का जब हम लोड लगा रहे थे, लोड लगाने से पहले कैसा बिहेव होता है। ठीक है, जिसमें हमने स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्राप्त किया था और लोड लगाने के तुरंत बाद वैल्यू बढ़ रही थी, इसको हमने एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कहा था। ठीक है, आज हमें यह देखना है कि यदि लोड लंबे समय तक लगा रहे तो पोर वाटर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो पिछले कंसेप्ट में, पिछले वीडियो में मैं आपको 2 पोर वाटर प्रेशर यहां से दे चुका था। फर्स्ट, जिसको हमने एक नाम दिया था स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर हमने नाम दिया था। ठीक है, जबकि आपने सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं किया, यानी कोई एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर का। ठीक है, सॉइल सैंपल में जहां तक पानी का वाटर टेबल होती है, यदि इसके अंदर आप कोई पाइप एक्सर्ट करते हो तो उस पाइप में वाटर वहीं तक राइज होगा जहां तक कि हमारा लेवल सैंपल के अंदर था, वो हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं आपको यहाँ पर बता चुका था कि आपके पास एक सैचुरेटेड सॉइल, ऊपर या आपकी कोई ड्राई सॉइल, आप अगर यहाँ पर कोई पाइप एक्सर्ट करते हो, ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि इसमें जो वाटर का लेवल राइज होगा केवल यहीं तक होगा जहां तक कि आपकी वाटर टेबल होगी, ये आपको मैं बताया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा जो है फ्रेंड्स, अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल लोड बाहर से लगा दे रहे थे तो आप देख रहे थे कि वाटर यहां से ऊपर राइज कर जा रहा था, वाटर टेबल यहां पहुंच जा रही थी। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया था एक्सिस पोर वाटर प्रेशर का, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर का। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट हम पढ़ चुके थे। आज हमारा थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड केस ये है कि पोर वाटर प्रेशर पर लंबे समय तक एक्सटर्नल लोड आने से क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो देखोगे फ्रेंड, पोर वाटर प्रेशर ये कह रहा है कि जब लॉन्ग टाइम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड लगाने के लंबे समय के बाद तक क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है कि पोर जो प्रेशर ग्रेडिएंट होता है, यानी प्रेशर लगातार लगता रहेगा, पानी बढ़ता रहेगा, तो उसके कारण जो ग्रेडिएंट मिलेगा, तो प्रेशर ग्रेडिएंट के कारण स्टैटिक वैल्यू से ऊपर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? आपको याद रखना है कि प्रेशर ग्रेडिएंट के कारण स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक मतलब कि हमारा जो स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर था उसके ऊपर पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। भाई जैसे जैसे ऊपर से आप प्रेशर देते रहोगे, सॉलिड के पार्टिकल क्लोज आते रहेंगे, पानी बाहर निकलता रहेगा, तो ये प्रेशर भी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? वो कहता है और रिजल्ट में, और फिर क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा तो उसमें से ड्रेनेज होना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है ये, और रिजल्ट में, परिणाम में ये निकलेगा कि पोर वाटर का ट्रांजिट फ्लो ड्रेनेज फेज से हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप लगातार प्रेशर लगाते रहोगे तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वह आपके पास जो है सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, इनमें से जब प्रेशर आप ऊपर से दोगे तो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पानी बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। तो ये वही कह रहा है कि पानी का जो फ्लो है, पोर वाटर जो होगा वो ड्रेनेज फेज की ओर ट्रांजिट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ड्रेनेज की ओर उसका ट्रांजिट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब प्रेशर ग्रेडिएंट बढ़ता है तो स्टैटिक वैल्यू से ऊपर पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ता है, तो उसके कारण आपको किस प्रकार का फ्लो मिलता है, तो नाम याद रखोगे, ट्रांजिट फ्लो ड्रेनेज फेज। ट्रांजिट फ्लो होगा कहां से, ड्रेनेज फेज से। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि दिस फ्लो कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द पोर वाटर प्रेशर हैज नॉट फॉलन डाउन। ये कह रहा है कि ये प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है जब तक कि पोर वाटर प्रेशर डाउन ना चला जाए। ठीक है, सिंपल लाइन थी, इसमें लिख दी दिस फ्लो कंटिन्यू, ये फ्लो लगातार बना रहेगा सो लॉन्ग
लंबे समय के लिए, एज द पोर वाटर प्रेशर हैज नॉट फॉलन डाउन, जब तक कि पोर वाटर प्रेशर फॉलन नहीं कर जाता, डाउन नहीं चला जाता, तब तक ये आपका जो फ्लो है ये लगातार बना रहेगा। ठीक है, और जिस प्रेशर से ये डाउन होता है, जो प्रेशर यहाँ पर डाउन होगा इसे रोकने के लिए, उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोस्टेटिक पोर प्रेशर। क्लियर, हाइड्रोस्टेटिक पोर प्रेशर जब तक डाउन नहीं होगा तो ये ड्रेनेज फेज से फ्लो होता ही रहता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्या रहा है कि एक्सिस पोर वाटर प्रेशर का रिडक्शन ड्रेनेज के रूप में होना डिसिपेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि डिसिपेशन क्या है। ठीक है, आपसे ये पूछता है कि डिसिपेशन क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो अधिकतम पोर वाटर प्रेशर होता है उसका रिडक्शन ड्रेनेज के रूप में होना ही डिसिपेशन कहलाता है। भाई ये यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल रही है, इसलिए डीपली पोर वाटर प्रेशर पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर भी आपको पोर वाटर प्रेशर ऐसे नहीं मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा वर्ड्स के अंदर पानी भरा रहता है, वो प्रेशर लगाता है, उसको पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर, मैं आपके 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ पोर वाटर प्रेशर के ऊपर ही। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट यहाँ कवर हो रहा है आपका, ये तो ध्यान से समझे। तो कह रहा है कि एक्सिस पोर वाटर प्रेशर का जो रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसिपेशन। लेकिन याद रखोगे नाम एक ड्रेनेज के रूप में रिडक्शन होना है, ये ड्रेनेज के रूप में रिडक्शन होगा तो उसको हम डिसिपेशन कहेंगे। और जब आपको लगे कि कंप्लीट डिसिपेशन हो चुका है, ठीक है, ये कह रहा है कि व्हेन डिसिपेशन इज कंप्लीट, जब डिसिपेशन कंप्लीट हो जाता है तो सोइल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखोगे कि जब डिसिपेशन कंप्लीट हो जाए तो सोइल उस केस में ड्रेन कंडीशन में कहलाती है। तो ये कह रहा है कि जब डिसिपेशन कंप्लीट हो जाता है तब सोइल ड्रेन्ड कंडीशन में कहलाती है, ड्रेन्ड कंडीशन में। ठीक है, ड्रेन कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, ड्रेन कंडीशन का मीनिंग ये होता है फ्रेंड कि पोर वाटर प्रेशर के कारण कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, पोर वाटर में आपने कोई प्रेशर दिया, उसके कारण वहां कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने इंग्लिश में लिखा है कि देयर इज नो स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रेशर इन पोर वाटर। पोर वाटर में अगर आप प्रेशर दे रहे हो, इंड्यूस का मतलब देना, पोर वाटर में आपने प्रेशर दिया तो उसके कारण कोई स्ट्रेस नहीं हो रही है। तो आप याद रखोगे कि ड्रेन्ड कंडीशंस जो नाम आया है इसका क्या मीनिंग होता है। तो ड्रेन्ड कंडीशन का मीनिंग होता है कि पोर वाटर में स्ट्रेस, पोर वाटर में प्रेशर देने से वहां कोई स्ट्रेस देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार की कंडीशन हमारी ड्रेन्ड कंडीशन कहलाती है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि देयर इज नो स्ट्रेस इन इंड्यूस्ड प्रेशर इन पोर वाटर, दिस कंडीशन नो एज, इस कंडीशन क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सोइल इस कंडीशन में ड्रेन कंडीशंस की होती है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट यहां तक समझ में आया। देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो देखो फ्रेंड्स का नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहा है कि डिसिपेशन से पहले, ठीक है, डिसिपेशन होने के बाद कंडीशन अभी पढ़ ली। डिसिपेशन से पहले इसकी इनिशियल वैल्यू पर, डिसिपेशन की प्रारंभिक वैल्यू मतलब जब डिसिपेशन स्टार्ट ही हुआ था तब इसका जो मान रहा होगा उस पर एक्सिस पोर वाटर प्रेशर के साथ सोइल अनड्रेन्ड कंडीशन में कहलाती है। भाई जब डिसिपेशन कंप्लीट हो चुका तो हमने कहा ड्रेन्ड कंडीशन, जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब डिसिपेशन स्टार्ट ही हुआ था जस्ट, उस समय तो डिसिपेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, उसकी प्रारंभिक वैल्यू जो कुछ भी रही हो, उस केस में जो सोइल आपके पास होगी वो अनड्रेन्ड कहलाएगी। मीनिंग ये हुआ कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर है उसके अंदर। क्लियर, ये कह रहा है कि डिसिपेशन प्रोसेस के दौरान सोइल सैचुरेटेड कंडीशंस में रहती है। तो आपको याद रखना कि जब पूरा डिसिपेशन प्रोसेस चलता है तो उस सोइल में सोइल सैचुरेटेड कंडीशंस में कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रकार पोर वाटर प्रेशर के डिसिपेशन के कारण, पोर वाटर प्रेशर के डिसिपेशन के कारण यानी कि समाप्त होने के कारण एक्सटर्नल फोर्स सोइल ग्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जब आप सोइल सैंपल पर प्रेशर लगाते हो तो बाहर से आने वाला फोर्स सबसे पहले वाटर पर के ऊपर जाता है। ठीक है, जब किसी सोइल सैंपल में वाटर और सोइल के ग्रेन्स प्रेजेंट हैं और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो तो सबसे पहले वह फोर्स वाटर के ऊपर जाएगा, वाटर को कंप्रेस करेगा। क्लियर, जब वाटर वहां से पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुका होगा यानी कि बाहर निकल चुका होगा, फिर वही प्रेशर आपका सोइल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे ना, फिर वही प्रेशर आपको किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, सोइल ग्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जब सोइल ग्रेन के ऊपर ट्रांसफर आता है तो सोइल ग्रेन का रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा, सोइल दोबारा से अपना अरेंजमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि पास आएंगे। जब दोबारा से अपना रीअरेंजमेंट करेंगे, मैं लिखा हूं कि सोइल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सोइल ग्रेन
के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे सोइल ग्रेन्स का रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर? इसके कारण ही आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस में वृद्धि होती है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है अभी बस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस तभी बढ़ती है जब जिस कंडीशन में सोइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हो सोइल के, तो इफेक्टिव स्ट्रेस वहां इंक्रीज होना शुरू होती है। क्लियर? इसके बाद क्या है कि जब टोटल नॉर्मल स्ट्रेस में सोइल का रिडक्शन क्या आता है। ठीक है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस से आप सोइल का रिडक्शन कर रहे हो, तब सोइल अपनी इनिशियल कंडीशन के साथ रिबाउंड नहीं कर सकती। भाई जब पहली कंडीशन थी तो उसके अंदर वाटर भी परसेंट था, आपने टोटल नॉर्मल स्ट्रेस लगाई, उसका रिडक्शन कर दिया, तो क्या वो अपनी पहली कंडीशन के साथ बॉन्ड बना लेगी? नहीं बना पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोटल स्ट्रेस के कारण पार्टिकल रीअरेंजमेंट करते हैं, करेंगे। ठीक है, और ये जो रीअरेंजमेंट करते हैं ना, अनियमित ढंग से करते हैं, अनियमित प्रकार से करेंगे, कोई एक रेगुलर कंडीशंस नहीं होने की, कोई अनियमित प्रकार से ही अपना रीअरेंजमेंट प्राप्त करते हैं, जिस कारण वहां पर हमारी क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। क्लियर फ्रेंड? इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ये पोर वाटर प्रेशर का। तो डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है पोर वाटर प्रेशर का। ये कह रहा है कि पोर वाटर प्रेशर विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ग्रेजुअली बोलते हैं फ्रेंड धीरे धीरे को, ग्रेजुअली का मतलब क्या है? धीरे धीरे। ये कह रहा है कि जब पोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है, जब धीरे धीरे इंक्रीज होगा टू इट्स स्टैटिक वैल्यू, अपनी स्टैटिक वैल्यू से, स्टैटिक वैल्यू मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि जब पोर वाटर प्रेशर अपनी स्टैटिक वैल्यू से धीरे धीरे बढ़ता है तो फ्लो टेकिंग प्लेस इनटू द सोइल, तो जो फ्लो होगा वो सोइल में अपना स्थान बनाएगा, फ्लो टेकिंग प्लेस इनटू द सोइल, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस डिक्रीज। ठीक है, तो जब धीरे धीरे आपका पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा स्टैटिक वैल्यू से, तो क्या होगा, जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है तो वाटर सोइल ग्रेन में से निकलना शुरू होगा, सोइल ग्रेन में से निकलना शुरू होगा, तो वही ये कह रहा है कि ये धीरे धीरे फ्लो टेकिंग प्लेस इनटू द सोइल, तो जो फ्लो है वो आपका सोइल के अंदर से अपना स्थान लेना शुरू करेगा। ठीक है, जब अपना स्थान लेना शुरू करेगा तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उस कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस उस कंडीशन में डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और उसी कंडीशन में वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो उसके अंदर पानी है ना, पानी तो अभी पूरे सोइल सैंपल में है, तो वॉल्यूम वहां क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी कंडीशन को जिसमें वॉल्यूम बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, स्वेलिंग। क्लियर फ्रेंड? तो ये इसका पोर वाटर का लास्ट पॉइंट था। क्लियर? तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता चुका हूं, पोर वाटर प्रेशर को मैं निकालने का फॉर्मूला आपको दे चुका हूं। ठीक है, कि जितनी हाइट तक सोइल सैंपल के अंदर वाटर फिल हो रखा है वो हाइट और वाटर की डेंसिटी आपको बतानी चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका पोर वाटर निकल जाता है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे आएंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट में यही समझने वाले हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो उसमें ही हम अपना पोर वाटर प्रेशर भी निकालना सीखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस भी निकालना सीखेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस को भी निकालना सीखने हैं। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा न्यूमेरिकल बेस होगा पूरा का पूरा। क्लियर? तो ये था आपका पोर वाटर प्रेशर। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का, इफेक्टिव स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन इसमें हम कवर करते हैं। तो देखोगे फ्रेंड इफेक्टिव स्ट्रेस अब आपके इजी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम पोर वाटर भी समझ चुके हैं और टोटल स्ट्रेस भी हम समझ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि देखना, जब हम किसी सोइल सैंपल पर लोड अप्लाई करते हैं फ्रेंड, यहाँ देखना, जब हम किसी सोइल सैंपल पर लोड अप्लाई करते हैं तो लोड क्या हो रहा था कि पहले वाटर के ऊपर जा रहा था। ठीक है, लोड लगाते जा रहे हैं, वो वाटर के ऊपर ट्रांसफर होता है, जिसके कारण वाटर क्या होता है, ड्रेन आउट होता है, इनके सोइल सैंपल से बाहर निकल रहा था। ठीक है, जब सोइल सैंपल से वाटर बाहर निकल जा रहा था, सारा वाटर बाहर निकल गया, फिर वो लोड किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, फिर लोड ट्रांसफर हो गया था सोइल ग्रेन के ऊपर, और सोइल ग्रेन से एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता रहा, जिसके कारण क्या हुआ, सोइल के कण पास पास आ गए थे। ठीक है, हमारे सोइल के कण पास पास आ जाने से वॉल्यूम घट गया था और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो वही कह रहा है ये कि यह वह स्ट्रेस होती है जो कि सोइल ग्रेन से सोइल ग्रेन पर ट्रांसमिट होती है। सिंपल सी बात है, समझा दिया मैंने ये कि एक वह स्ट्रेस है जो सोइल ग्रेन से सोइल ग्रेन के ऊपर ट्रांसमिट होगी। यानी कि आप जब इस पर लोड लगाओगे तो ये लोड, वाटर तो बाहर निकल चुका है, ये लोड कहाँ जाएगा, ये पार्टिकल इस पे डाल देगा, ये पार्टिकल इस पे डाल देगा, ये पार्टिकल ऐसे। ठीक है, यानी कि पार्टिकल टू पार्टिकल ये लोड इस प्रकार से लगते रहेंगे।
इस प्रकार से लगते रहेंगे तो क्या होगा, ये सोइल के पार्टिकल दोबारा रीअरेंजमेंट करेंगे। और ये मैं तो सिंपल बना के दिखाया, ये रीअरेंजमेंट आपका अनियमित प्रकार का था, इरिवर्सिबल था। ठीक है, तो यहां से जो सोइल के पार्टिकल रीअरेंजमेंट करेंगे तो सारा वाटर तो बाहर निकल गया, रीअरेंजमेंट करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, और जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ये देखो ये मैं यहाँ लिखा है कि वॉल्यूम डिक्रीज साइज ऑफ वॉइड्स, साइज ऑफ वॉइड्स जो बीच बीच के हैं वॉइड से ये भी घट जाएंगे, ये घटेंगे जब तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज साइज ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स के साइज डिक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। इंक्रीज डेंसनेस, ठीक है, पार्टिकल बहुत पास पास आ गए, वॉल्यूम घट गया, पार्टिकल पास पास आ गए, यानी कि उसकी सघनता, डेंसनेस का मतलब क्या होता है, सघनता उसकी बढ़ जाएगी, सघनता बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात। इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, सोइल की शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। सोइल के पार्टिकल पास पास आ गए और ज्यादा रगड़ करेंगे तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है फ्रेंड, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, जिसके कारण क्या होगा, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ से सिंपल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। हमने सोइल सैंपल मान लिया जिसकी हाइट h है और सोइल सैंपल का एरिया मान लिया हमने a है, और नीचे से आप जानते हैं कि जब टोटल प्रेशर ऊपर से डल रहा होगा, सोइल सैंपल के नीचे, ड्राई सैंपल के नीचे कहीं सैचुरेटेड लेयर भी आएगी, यानी कि पोर वाटर भी आएगा। ठीक है, तो जब ऊपर से लोड डलेगा तो पोर वाटर प्रेशर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ये तो कंटिन्यू लगा रहा होगा। अब मुझे यहाँ पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर वाटर सब आप पीछे समझ चुके हो। अब यह कंसेप्ट इफेक्टिव स्ट्रेस का बहुत इजीली आपके समझ में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो तो वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोइल सैंपल आप यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, एरिया तुम्हारे पास है, हाइट तुम्हारे पास है, के एरिया इनटू हाइट से आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हो। तो कोई डाउट यहाँ तक बताइए फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, अब आप देख रहे थे कि जब हमारा डिसिपेशन चल रहा था, जब वाटर बाहर निकल रहा था, तो उस दौरान पूरी सोइल हमारी एक सैचुरेटेड कंडीशंस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोइल होगी हमारे पास वो कैसे कंडीशन में होगी, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। तो आप इस पूरी सोइल सैंपल का वेट भी इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इसका वेट निकालना हो, पूरे सोइल सैंपल का अगर आपको वेट निकालना हो W, तो ये भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। वेट निकालना फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जिसका भी आपको वेट निकालना हो, आपको उसका एरिया पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड एरिया भी है, हाइट भी है और डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, ड्राई, सैचुरेटेड, बल्क, कैसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर सोइल सैंपल पूरी की पूरी सैचुरेटेड कंडीशंस में है। सैचुरेटेड को मैं बल्क भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो डेंसिटी यहाँ पर होगी आपकी ये बल्क कंडीशंस की होगी। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट इंटू गामा बी के हेल्प से हम इसका वेट भी फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो ये तो एक इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर निकालने का, अब इफेक्टिव स्ट्रेस से टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों हमने पढ़े, अब उनको देखते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो देखोगे फ्रेंड, इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यदि जो टोटल स्ट्रेस हमारे पास थी, जो हमारी टोटल स्ट्रेस हमारे पास है। ठीक है, और फिर अगर टोटल स्ट्रेस आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो तो नीचे से ये क्या लगता है, पोर वाटर प्रेशर लगता है। ठीक है, यदि इस टोटल स्ट्रेस में से इस पोर वाटर को हटा दे, वाटर को हटा दे टोटल में से, तो हमारे पास जो स्ट्रेस बचेगी फ्रेंड उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी इस रूप में भी एग्जाम में पूछी जाती है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आप कहोगे कि इफ पोर टोटल स्ट्रेस में से यदि पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर दे तो जो स्ट्रेस बचती है उसको फ्रेंड इफेक्टिव स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार से डिनोट की जाती है और टोटल स्ट्रेस सिग्मा पोर वाटर आपका यू। ठीक है, तो सिग्मा बार बराबर सिग्मा माइनस यू। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए लिखा है, एग्जाम्पल में आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर यदि हमें यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी हो तो हमें उसके लिए टोटल स्ट्रेस चाहिए कि और पोर वाटर चाहिएगा। तो यहाँ की अगर हमें टोटल स्ट्रेस की बात करूँ, सिग्मा क्या है, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस की बात करूँ तो टोटल में आपको बस इतना देखना है कि जो सोइल सैंपल आपके पास है उसकी टोटल हाइट कितनी है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या है। क्लियर फ्रेंड, उसकी टोटल हाइट क्या है और डेंसिटी क्या है। तो टोटल हाइट मैंने यहाँ पर मान ली h है और डेंसिटी मान लो गामा
इसकी कोई भी किसी प्रकार की सोइल कंडीशंस में होगी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस में दे रखी होगी। मान लो आपको यहाँ कह दिया ये सैचुरेटेड है, यहाँ कह दिया आपका ड्राई है, तो गामा डी प्लस सैचुरेटेड दोनों जोड़ोगे तो मैंने गामा डी प्लस सैचुरेटेड दोनों को गामा सोइल ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो तुरंत आपका है उसमें कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस की, इफेक्टिव स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने क्या काम करा, यहाँ से हमने ये टोटल स्ट्रेस निकाल लेंगे। टोटल स्ट्रेस के लिए आपको याद रखना है कि आपके पास टोटल हाइट सोइल सैंपल की और उस पूरे सोइल सैंपल की डेंसिटी, पूरे सोइल सैंपल की, किसी की इंडिविजुअल नहीं, पूरे सोइल सैंपल की आपको डेंसिटी बतानी चाहिए और पूरे सोइल सैंपल की आपको हाइट मुझे पता है यहाँ पर h है और पूरे सोइल सैंपल की डेंसिटी मैंने मान ली गामा सोइल, क्लियर। अब मैं यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर निकाल सकता हूँ। पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए आप जानते हैं पोर वाटर तो केवल वाटर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, तो आपको फिर देखना है कि सोइल सैंपल में वाटर कितनी हाइट तक है और उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पूरे सोइल सैंपल में वाटर केवल यहाँ तक है, ठीक है, या यहाँ से इसे छोड़ दो, आप इधर देख सकते हो ये आपकी कोई पीजोमीटर ट्यूब है, या आपकी कोई पीजोमीटर ट्यूब है। मुझे नहीं पता कि वाटर का लेवल इससे ऊपर है या इससे नीचे, मैं तो केवल यहाँ से देख के बताया है। यहाँ से ऊपर स्ट्रेस लगी है तो स्ट्रेस लगी है तो ये वाटर को बाहर निकाल लेगा, तो उससे हमें मतलब नहीं कि ये स्टैटिक पोर वाटर है या आपका एक्सिस पोर वाटर है, हमें मालूम, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये देखना है कि इस पाइप के अंदर आपका वाटर कितनी हाइट तक भरा हुआ है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ वाटर आपका HW हाइट तक है, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी आप जानते हो, वाटर की डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड, गामा डब्ल्यू, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी आपकी गामा डब्ल्यू होती है जिसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, क्लियर। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा HW इंटू गामा डब्ल्यू, क्लियर, HW इंटू गामा डब्ल्यू। तो टोटल स्ट्रेस निकाल दी और हमने आपकी पोर वाटर प्रेशर निकाल दिया। तो पोर वाटर प्रेशर केवल इतनी हाइट तक लग रहा है, ये हमने HW मान रखा है और उसकी डेंसिटी गामा डब्ल्यू दोनों गुणा कर दी। अब हमारी आ जाएगी क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर दोनों को माइनस कर दो, यानी कि गामा सोइल इंटू H माइनस गामा डब्ल्यू इंटू HW। तो ऐसे कैलकुलेट की जाती है इफेक्टिव स्ट्रेस। आज तो हमें ये आपका सिंपल के तौर पे मैंने बताया है, कल जो आएंगे उसमें कुछ वैल्यूज दे रखे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना रखोगे, बाकी इसका जो बचा हुआ टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कल के टॉपिक में शुरू करेंगे। आज हमने पोर वाटर समाप्त कर दिया है, इफेक्टिव स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन आपको बताया है। कल जो बचा हुआ पोर्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस का, कल के लेक्चर में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्लियर, और कमेंट करना ना भूलें, क्लियर। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। अपना ध्यान रखना, धन्यवाद, बाय, सी यू।